हेलो प्यारे बच्चों, मैं रंजीत वर्मा अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज आपको कक्षा 9 NCERT की इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र का प्रथम अध्याय पालमपुर गांव की कहानी को पढ़ाऊंगा। तो बच्चों, हम देखते हैं कक्षा 9 NCERT पैटर्न पर आधारित या पाठ्यक्रम पर आधारित पहला अध्याय पालमपुर गांव की कहानी। देखते हैं बच्चों, जो हमारा कक्षा 9 इकोनॉमी है यानी अध्याय 1, पाठ का नाम है पालमपुर गांव की कहानी। तो सबसे पहले हम पाठ का अवलोकन देखते हैं कि हमारा पाठ किन बिंदुओं पर आधारित है। ठीक है, तो बच्चों इसमें उन्हीं बिंदुओं का समावेश किया गया है जो आपकी परीक्षा में उपयोगी हैं। ठीक है, और आपके सिलेबस से रिलेटेड है। बाकी अन्य कहानियों का जिक्र इस चैप्टर में नहीं किया गया है या इस वीडियो में मैंने नहीं किया है। तो देखिए अवलोकन में, देखिए इस कहानी का मुख्य उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है। ठीक है, इस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है कि उत्पादन से जो संबंधित कुछ मूल विचार हैं उनका परिचय करवाना है। और यह एक काल्पनिक गांव है। देखिए बच्चों, जो पालमपुर गांव आपका दिया गया है यह कोई गांव नहीं बल्कि एक काल्पनिक गांव है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। देखिए यह एक काल्पनिक गांव है। पालमपुर में खेती एक मुख्य क्रिया है। ठीक है, पालमपुर गांव की मुख्य क्रिया क्या है? खेती है, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि अनेकों क्रियाएं कई हैं। ठीक है, पालमपुर की मुख्य क्रिया क्या है बच्चों? खेती है, जबकि खेती के अतिरिक्त अन्य और भी कई क्रियाएं हैं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण का कार्य, डेयरी का कार्य, परिवहन का कार्य इत्यादि अन्य क्रियाएं, ठीक है, सीमित स्तर पर की जाती हैं। उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। अब देखिए बच्चों, किसी कार्य के उत्पादन के लिए, किसी वस्तु के उत्पादन के लिए कुछ या विभिन्न क्रियाओं या संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास और मुद्रा आदि। मानव प्रयास का अर्थ होता है मानव श्रम या मानव पूंजी, और मुद्रा आदि। मुद्रा का तात्पर्य बच्चों धन से होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम हमारा पाठ है वो किन बिंदुओं पर आधारित है। तो देखते हैं बच्चों, हमारा पाठ का परिचय क्या है। देखिए परिचय है कि पालमपुर आस पड़ोस के गांवों और कस्बों से जुड़ा है। पालमपुर कहाँ से? आस पड़ोस के गांवों और कस्बों से जुड़ा है। चूँकि बच्चों मैंने पहले ही बता दिया, पालमपुर जो है यह एक काल्पनिक गांव है, ऐसा कोई गांव नहीं। यह केवल विचारधारा के आधार पर ही इस पाठ्यक्रम को तैयार किया गया है, अर्थात उत्पादन को प्रतीत करने के लिए या उत्पादन को पढ़ाने के लिए ही इस गाँव का सामान्य परिचय दिया गया है। देखिए पालमपुर आस पड़ोस के गांवों और कस्बों से जुड़ा है। रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देखिए जो पास का एक कस्बा है रायगंज, वह पालमपुर से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम, ठीक है, छोटे से कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। यानी गांव से एक सड़क है जो गांव को रायगंज से और उसके आगे एक निकटतम छोटा सा कस्बा है शाहपुर, उससे जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक देखे जा सकते हैं। ठीक है, ये जो रोड है, जो अन्य कह सकते हो पालमपुर और रायगंज से जुड़ी हुई सड़क होती है, उस सड़क पर गुड़ से लदी हुई बैलगाड़ियाँ, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक आदि देखे जा सकते हैं। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ से महत्वपूर्ण बिंदु पाठ का शुरू होता है कि पालमपुर गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। और गांव की अधिकांश भूमि के स्वामी जो है वो उच्च जाति के 80 परिवार हैं। यानी जो उच्च जाति के अर्थात धनाढ्य परिवार या जमींदार परिवार हैं, ऐसे परिवारों की संख्या 80 है जिनके पास गांव की अधिकांश भूमि है। उनके मकान, जो जमींदार हैं उनके मकान ईंट और सीमेंट से निर्मित हैं, ठीक है, या बने हुए हैं, तथा उनके घर में बिजली, पंखे, फ्रिज, कूलर इत्यादि की व्यवस्थाएं हैं।
साथ साथ आपके बुक में लिखा है। लेकिन आप देखिए अनुसूचित जाति के कुछ लोगों की संख्या गांव की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 1/3। अब देखिए जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं उनकी संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है। वे गांव के कोने में मिट्टी और फूस के घर में रहते हैं। ठीक है, जो अनुसूचित जातियां हैं वो गांव के एक कोने में मिट्टी और फूस से बने हुए घर में रहते हैं और अपनी वही आजीविका अर्जित करते हैं। पालमपुर गांव में देखिए बिजली की भी व्यवस्था है। गांव के अधिकांश घरों में बिजली है। अधिकांश घर कौन कौन से? जो 80 परिवार जमींदार हैं और कुछ मंझोले परिवार हैं, लेकिन निम्न परिवारों के पास जो अनुसूचित जाति इनके पास बिजली नहीं है। अब देखते हैं, और खेतों में नलकूप बिजली से चलाए जाते हैं। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और 1 हाई स्कूल है। देखिए बच्चों, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं और 1 हाई स्कूल है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 1 निजी औषधालय भी है। ठीक है, गांव में एक राजकीय प्रशासनिक स्वास्थ्य केंद्र और 1 निजी औषधालय भी है। ठीक है, तो अब बच्चों हम आगे देखते हैं। आगे देखिए जो महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, कार्यशील पूंजी किसे कहा जाता है। ठीक है, जो प्रश्नोत्तर छोटे छोटे प्रश्न बनकर सामने आते हैं वही हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से पढ़ा रहे हैं कि कार्यशील पूंजी किसे कहा जाता है। तो कच्चा माल और नगद मुद्रा, जो कच्चा माल होता है और नगद मुद्रा, अर्थात इसको कह सकते हो कि उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे दुकानदारों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत, ठीक है, और कुम्हार की मिट्टी, अर्थात कुम्हार जो अपने बर्तन बनाने के लिए जिस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, तो या कुम्हार अपने बर्तन बनाने के लिए जिस मिट्टी का प्रयोग करता है वह उसका कच्चा माल है। और जो बुनकर होते हैं वे कपड़े को बुनने के लिए सूत का उपयोग करते हैं, तो वो सूत पहले खरीद कर लाते हैं, इसलिए उस सूत को कच्चा माल कहा जाता है और बाद में वे बुनकर उसे मूर्त रूप देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं? कच्चा माल और नगद मुद्रा। नगद मुद्रा के रूप में हमारी पूंजी आती है, अर्थात धन आता है। ठीक है, तो कच्चा माल और नगद मुद्रा, उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत और कुम्हार की मिट्टी। ठीक, उत्पादन के दौरान भुगतान करने और खरीदने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता होती है। यदि वो बुनकर उत्पादन को तैयार कर देते हैं या कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को तैयार कर देता है, तो उत्पादन के दौरान जो श्रमिक होते हैं उनको भुगतान करने के लिए तथा कच्चा माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता होती है, और कच्चा माल तथा नगद पैसों को ही कार्यशील पूंजी कहा जाता है। जो कच्चा माल होता है और नगद पैसे, अभी मैंने बताया नगद धन जो होता है, नगद पैसे, उन्हें ही कार्यशील पूंजी कहते हैं और ये उत्पादन के बाद समाप्त हो जाते हैं। देखिए जो कच्चा माल होता है, जैसे रुई होती है, ठीक है, कपास होता है, या कह सकते हैं कुम्हार की मिट्टी होती है, या उत्पादन करने के पश्चात यानी उत्पादन करने के बाद या पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? उत्पादन के बाद यह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं, इसे ही कार्यशील पूंजी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मानव पूंजी किसे कहा जाता है। ये भी छोटा सा प्रश्न बनता है कि मानव पूंजी किसे कहते हैं। ठीक है, तो मानव द्वारा किया गया श्रम ही मानव पूंजी कहलाता है। देखिए मानव द्वारा किया गया श्रम ही मानव पूंजी कहलाता है। तो अब देखिए मानव द्वारा किया गया श्रम ही मानव पूंजी कहलाता है। इसके अतिरिक्त आपको हम दूसरा उत्तर भी बता दे रहे हैं कि भौतिक पूंजी पर लगने वाला जो श्रम होता है वही मानव पूंजी कहलाता है। अब हमारी भौतिक पूंजी क्या होती है? भौतिक पूंजी या स्थायी पूंजी, अर्थात कह सकते हो जिनका उपयोग व्यक्ति अपने कार्य को सरल बनाने के लिए करता है तथा जो निर्जीव होती हैं, स्वयं क्रियाशील नहीं होती हैं, उनको चलाने के लिए मानव श्रम की आवश्यकता होती है। इसलिए मानव द्वारा किए गए श्रम को ही मानव पूंजी कहते हैं, अर्थात भौतिक पूंजी पर लगने वाला बल ही मानव पूंजी कहलाता है। ठीक है, भौतिक पूंजी से आपकी साइकिल हुई, मोबाइल फ़ोन हुआ, यानी जितने भी छोटे से बड़े उपकरण होते हैं आपके यहाँ पर, आप साइकिल से ले करके ट्रेन तक मान लीजिए, सब आपकी भौतिक पूंजी तक के अंतर्गत आते हैं। और इन भौतिक पूंजी को चलाने के लिए मानव श्रम की आवश्यकता होती है, ये स्वयं क्रियाशील नहीं होते हैं। ठीक है,
अब देखिए उत्पादन के कारक क्या हैं। उत्पादन के कारक देखिए, उत्पादन श्रम, भूमि और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिसे उत्पादन के कारक कहा जाता है। देखिए उत्पादन जो होता है, श्रम माने मेहनत व्यक्ति की, और भूमि और पूंजी को संयोजित करके संगठित किया जाता है, संगठित होता है, जिसे उत्पादन के कारक कहा जाता है। अर्थात कह सकते हो उत्पादन बढ़ाने के लिए श्रम की आवश्यकता होती है, और उत्पादन करने के लिए भूमि की आवश्यकता होती है। भूमि के साथ साथ भाई भूमि पर तुरंत उत्पादन तो हो नहीं जाएगा, उसके लिए उसमें खाद डालने के लिए तथा उर्वरकों का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग करने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है पूंजी की आवश्यकता होती है। वो चाहे मानव पूंजी हो और चाहे भौतिक पूंजी यानी नगद मुद्रा हो, तो पूंजी की आवश्यकता होती है। तो उत्पादन के कारक के अंतर्गत कह सकते हो उत्पादन, श्रम, ठीक है, श्रम माने होता है मेहनत, भूमि और पूंजी को संयोजित करके इन सभी को इकट्ठा करके संगठित किया जाता है, जिसे उत्पादन के कारक कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों आगे देखिए, पालमपुर में खेती। पालमपुर में खेती क्या है? पालमपुर में भूमि स्थिर है। ठीक है, भूमि स्थिर है। पालमपुर में उत्पादन की प्रमुख क्रिया खेती है। ठीक है, पालमपुर में उत्पादन की प्रमुख क्रिया क्या है? पालमपुर में उत्पादन की प्रमुख क्रिया खेती है, जिसमें लगभग 75% लोग, पालमपुर के रहने वाले 75% लोग अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। पालमपुर में वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ, यानी कह सकते हैं आप कि पालमपुर में 75% लोग अपनी आजीविका के लिए खेती करते हैं, और वहाँ की कुल जो भूमि है वह 1960 से आज तक जितनी थी उतनी ही बनी हुई है, उसमें कोई परिवर्तन या कोई विस्तार नहीं हुआ है। ठीक है, तो बच्चों अब आगे देखते हैं, बहुविध फसल प्रणाली किसे कहा जाता है? बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, एक वर्ष की अवधि में किसी भूमि पर एक से अधिक फसलों का उत्पादन ही बहुविध फसल प्रणाली कहलाता है। ठीक है, एक वर्ष के समय में देखिए, पहले बच्चों क्या होता था कि पूरे वर्ष में व्यक्ति एक ही फसल का उत्पादन करता था, उसके बाद में जो भूमि होती थी वो ऐसे बंजर पड़ी रहती थी। लेकिन वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से और अन्य कीटनाशक दवाओं तथा कंपोस्ट यानी उर्वरकों की सहायता से अब एक विधि फसल प्रणाली को बहुविधि फसल प्रणाली बना दिया गया है। जैसे कह सकते हैं कि एक वर्ष में एक ही भूमि पर एक से अधिक फसलों को उगा लेना ही बहुविधि फसल प्रणाली कहलाता है। ठीक है, जैसे आप कह सकते हो कि एक भूमि पर एक वर्ष की अवधि में 3 या 3 से अधिक फसलों को उगा लेना ही बहुविधि फसल प्रणाली कहलाता है। ठीक है, और यह मुख्यतः उर्वरक, सिंचाई और कीटनाशकों पर निर्भर और तथा श्रम पर निर्भर करता है। ठीक है, हरित क्रांति, अब देखिए किसे कहा जाता है? हरित क्रांति को परिभाषित कीजिए, हरित क्रांति क्या है? तो देखिए 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने किसानों को अधिक उपज वाले बीज, जो कि HYV बीज यानी हाइब्रिड बीज जिनको कहा जाता है, इसके अंतर्गत गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सुझाए। सामान्य बीजों की तुलना में HYV बीज के एक ही पौधे से अधिक उत्पादन होता था। देखिए जो 1960 का दशक था बच्चों, इसके अंत में 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने किसानों को अधिक पैदावार बढ़ाने वाले जो बीज थे, जिनको HYV बीज अर्थात हाइब्रिड बीज कहा गया है, वे उपलब्ध कराए गए सरकार द्वारा। और ये बीज गेहूं और चावल की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी थे। ठीक है, अर्थात गेहूं और चावल की अधिक पैदावार बढ़ाने के लिए उपयोगी थे। सामान्य बीजों की तुलना में HYV बीज के एक पौधे से ही अत्यधिक उत्पादन हो जाता था। देखिए जो हम सामान्य बीज, जो घर का बीज होता है, इसको बोलते हैं हम सामान्य बीज, इसको बो देते हैं तो पैदावार कम होती है तथा फसल जो होती है वो कमज़ोर होती है। और जो हम HYV अर्थात संशोधित बीज का प्रयोग करते हैं, जिसको हाइब्रिड बीज कहा जाता है, उस बीज का प्रयोग करते हैं अपने खेतों में, तो उससे उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है तथा एक पेड़ में अनेकों पौधे तैयार हो जाते हैं, जिससे फसल का उत्पादन बढ़ जाता है। और यह हरित क्रांति के अंतर्गत ही सक्षम हुआ है। ठीक है, अब आगे देखिए, हम देखते हैं बच्चों, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएँ।
अब देखिए पालमपुर के 25% लोग खेती के अतिरिक्त अन्य क्रिया करते हैं। पालमपुर के 25% लोग खेती के अतिरिक्त अन्य क्रिया करके अपनी तथा अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और वे क्रियाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 डेयरी। अब देखिए पालमपुर में खेती के अतिरिक्त पशुपालन का भी कार्य किया जाता है, जो कि पशुपालन वहाँ के लोग पशुपालन करके दुग्ध संग्रहण केंद्र में पशुओं का दूध बेच देते हैं और वह दूध शहरों की ओर पासी रायगढ़ कस्बे में ले जाकर बेच देते हैं और वहाँ से जो दुग्ध संग्रहण केंद्र अर्थात डेयरी है, उस डेयरी के माध्यम से शहरों में जाकर बिक जाता है, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा होता है। तो खेती का कार्य न करके खेती के अतिरिक्त जो गैर कृषि क्रिया है वो डेयरी भी है। खेती के अतिरिक्त की जाने वाली संपूर्ण क्रियाएं गैर कृषि क्रिया कहलाती हैं। तो पालमपुर में गैर कृषि क्रिया के अंतर्गत डेयरी भी आती है तथा दुकानदारी। अब देखिए पालमपुर में खेती के अतिरिक्त की जाने वाली क्रिया दुकानदारी है, क्योंकि कुछ व्यक्ति जिन्होंने स्वयं अपनी एक छोटी सी दुकान खोल रखी है और उसी की सहायता से अपने तथा अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। ठीक है, तो पालमपुर में गैर कृषि क्रिया दुकानदारी हो गई। लघु विनिर्माण। अब लघु विनिर्माण का तात्पर्य क्या होता है बच्चों कि लघु विनिर्माण उसे कहा जाता है जब लोग घर में ही छोटे छोटे उद्योग धंधे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर लेते हैं। अब छोटे छोटे उद्योग धंधे जैसे कह सकते हो बुनाई का कार्य करना, झाड़ू बुनना बनाना और इत्यादि अनेकों छोटे छोटे कार्य, कढ़ाई का कार्य करना, जरी का कार्य करना, दुपट्टे बुनना, कपड़े तैयार करना, अन्य छोटे छोटे मसाले बनाना। तो ये सब क्या है, ये लघु विनिर्माण कार्य है जो छोटे स्तर पर गांव में किया जाता है। ठीक है, तो इसे हम लघु विनिर्माण कार्य कहते हैं। फिर देखिए परिवहन। परिवहन पालमपुर में परिवहन की भी व्यवस्था है, क्योंकि उसकी जो पक्की सड़क है वो गांव के पास रायगढ़ कस्बे से होती हुई शहर की ओर प्रस्थान करती है, जिससे पालमपुर के लोगों को अपना जो उद्योगों द्वारा तैयार किया हुआ माल होता है उसे बेचने में कोई कठिनाई नहीं होती है। वे उसे बेचने के लिए परिवहन का सहारा लेकर के शहर की ओर प्रस्थान कर जाते हैं, जिससे उन्हें अपने उत्पादन का अच्छा लाभ मिल जाता है। ठीक है, तो पालमपुर में परिवहन भी उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र है। अब देखिए ये बच्चों, ये हमारा जो चैप्टर था वह इन्हीं बिंदुओं पर आधारित था। ठीक है, अब इसके आगे अन्य महत्वपूर्ण बिंदु कुछ और पार्ट से रिलेटेड दिए गए हैं, जैसे कि भूमि मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो भूमि मापने के लिए इकाई हेक्टेयर है। ठीक है, भूमि मापने के लिए हेक्टेयर इकाई का प्रयोग किया जाता है। ग्रामीण स्तर पर भूमि मापने की इकाई जो होती है बीघा अथवा गुंठा चलता है। गुंठा का अर्थ जानते हैं आप? गुंठा का अर्थ होता है जिसे गट्ठा कहते हैं। ठीक है ना, एक लाठी टाइप का डंडा होता है 98 इंच का, जिसे गट्ठा कहा जाता है। ठीक है, और देखिए 1 हेक्टेयर 100 मीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। 1 हेक्टेयर 100 मीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो बच्चों, यह हमारा चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है और हम अपने अगले वीडियो में अगले चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ उपस्थित होंगे, जो कि हमारा अगला चैप्टर संसाधन के रूप में लोग है। ठीक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे मेरे संपूर्ण वीडियो आपको मिल सकें। धन्यवाद।